हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जालियांवाला बाग को देखें, इस टॉपिक को आगे का टॉपिक को आज हम लोग जालियांवाला बाग में कुछ आगे का लाइन को कंटिन्यू करेंगे। जालियांवाला बाग में हम लोग देखे ब्रिटिशर्स कैसे अंधाधुंध फायरिंग किए, तब तक फायरिंग किए 13 से 15 मिनट तक फायरिंग किए। वो लोग तब तक फायरिंग किए जब तक गोली और बारूद उन लोग का ख़त्म नहीं हुआ। ये एक बहुत हार्सफुल इंसिडेंट हुआ था जालियांवाला बाग, ये जो कि पंजाब के अमृतसर में है। इसमें हम लोग जानेंगे डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, जिसके कारण कुछ लोग लोकल लीडर्स जो थे, ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके लिए वो मीटिंग जालियांवाला बाग में वो लोग मीटिंग किए थे। उस समय जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर उस समय के क्या थे, कमांड ऑफिसर थे, जो गोली चलाए थे, वो एंटर किए थे पार्क में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते ये ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर में, वो लोग इन दोनों को एक ही समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ऑफिसर थे एक ही समय के। सरदार उधम सिंह एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर, देखा जाए तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहीं से आज़ादी का शुरुआत हो गया था लगभग, क्योंकि जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहीं ना कहीं पूरा कंट्री के लोगों जो सोए हुए थे जगाने का कोशिश किया था। सरदार उधम सिंह बोलते हैं ना कि टीन का बर्तन गर्म होता है झट से ठंड हो जाता है, लेकिन सरदार उधम सिंह ये जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़ किया था जालियांवाला बाग को, जो जनरल डायर, जो रेजिनाल्ड डायर थे, जिनको कमांड जो ऑफिसर दिया था वो वही थे, माइकल ओ डायर। यही सब कहानी, सब स्क्रिप्ट बनाए थे और इसको फॉलो कौन किया था, रेजिनाल्ड डायर को फॉलो करना पड़ा था। और सरदार उधम सिंह कब 13 अप्रैल 1940 को, देखिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हुआ, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ये माइकल ओ डायर को मार दिए। कहाँ मारे, तो कैक्सटन हॉल लंदन में, लंदन जाकर के माइकल ओ डायर को समाप्त किए। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आखिर जालियांवाला बाग के बाद पूरा इंडिया में क्या हो रहा था, क्या लोग कर रहे थे, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। एज द न्यूज़ ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। जालियांवाला बाग न्यूज़ सुनकर सब लोग स्ट्रीट पे, चौराहे पे, जहाँ पे भी थे, इसका बात और चर्चा जोरों शोरों से होना शुरू हो गया। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जगह जगह पे स्ट्राइक्स होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाने जाने लगा। आप लोग सोचे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कौन था गवर्नमेंट, वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन लोग के खिलाफ, उन लोग के बिल्डिंग पे तोड़ फोड़ शुरू करने लगे इंडियंस। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट जो था बहुत ब्रूटल तरीक़ा से बिहेव करने लगा। जो भी सत्याग्रही थे उन लोग के साथ क्या किया आज हम लोग जानेंगे। हम लोग अभी बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसा, हम ये आज़ादी और हम लोग को इस तरह का लाइफ दिलाने के लिए वो लोग क्या किए, हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को बोला जाता था, नाक रगड़वाया जाता था ग्राउंड पे। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, ये ठेवना पे यानी कि पैर पे उन लोग को चलाया जाता था, घुटने टेक करके चलाया जाता था कुछ दूर तक। और इतना भी नहीं था तो पीपल वर फ्लॉग्ड, इसका मतलब हुआ उन लोग को कोड़े से मारा जाता था। एंड विलेजेस, कौन सा विलेजेस, अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ बॉम्ब फेंका गया। इसको देखकर महात्मा गांधी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट को उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब था कि नॉन वायलेंस, ऐसा सत्य के लिए आग्रह। इसमें वो चाहते थे कि एक मूवमेंट शुरू हो सत्याग्रह जैसा, इसमें वायलेंट ना हो, वायलेंट से आज़ादी नहीं चाहिए, नॉन वायलेंस के थ्रू आज़ादी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे आगे खिलाफत मूवमेंट क्या था। इस सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जालियांवाला बाग
का इफ़ेक्ट क्या था, साथ ही साथ अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज़ खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, या उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानेंगे, ये कैसे शुरू हुआ और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, हम लोग जानेंगे। वेट करने के लिए थैंक यू। आगे हम लोग जानेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये कैसे शुरू हुआ। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, हम लोग जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो बहुत चर्चित हुआ था। इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन क्या था कि ये बहुत कुछ शहर और गांव तक ही सीमित था, पूरा नेशन वाइड ये नहीं था, पूरे देश भर में ये सत्याग्रह फेमस नहीं था और लोगों को जानकारी नहीं था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि इसको बहुत बड़े लेवल तक ले चला जाए, पूरा इंडिया तक इस मूवमेंट को लाया जाए, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग फ्रीडम पाएंगे। छोटे छोटे कभी कोई और साथ में आ रहा है तो साथ कोई छोड़ दे रहा है, तो इस तरीक़ा से फ्रीडम हम लोग नहीं पा पाएंगे। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslim closer together. लेकिन वो जानते थे कि अगर नेशन वाइड अगर मूवमेंट अगर ऑर्गेनाइज करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब हिंदू और मुस्लिम साथ आएंगे, जो कि एक सिंपल चीज़ नहीं था और आसान चीज़ नहीं था दोनों को साथ आना। जब हिंदू साथ में आता था तो मुस्लिम पीछे हो जाता था, जब मुस्लिम साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ता था तो हिंदू पीछे हो जाता था। अब महात्मा गांधी सोच रहे हैं कैसे इन दोनों को साथ में लाया जाए, तो वही था खिलाफत इशू जो हम लोग जानने वाले हैं। आखिर क्या खिलाफत मूवमेंट है, इसके बारे में अब हम जानना शुरू करेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। महात्मा गांधी सोचे खिलाफत इशू को क्यों नहीं इसको एक चीज़ बनाया जाए जिसके अंदर हिंदू को भी साथ में लाया जाए और मुस्लिम को भी साथ में लाया जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब हम बताए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने थे। 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थी वो लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग के लोगों को ले जाके आर्मी में भर्ती कर देते थे ज़बरदस्ती। ये कुछ हम लोग जाने थे 1914 और 18 के बीच में होता। और खिलाफत इशू क्या था, हम लोग अब इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। क्या हुआ कि जब 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें ऑटोमन जो एक जगह था वहाँ उसका हार हुआ था। ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता है वो मुस्लिम, ऑल ओवर मुस्लिम का लगभग हेड माना जाता है, जिसको कैलिफ या खलीफा कहा जाता है। तो कहना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ किससे, ऑटोमन यहाँ हारा। और यहाँ क्या किया, जितना भी कंट्रीज़ थे जैसे कि ब्रिटिशर्स भी पार्टिसिपेट अपोजिट में किया था ऑटोमन एम्पायर के, तो वो लोग वहाँ का खलीफा को हटा करके अपना खलीफा को वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया, वहाँ उसको बैठा दिया उसके गद्दी पे। ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम को ये रास नहीं आया, और उन लोग का एक कहीं ना कहीं इस्लामिक और क्या कहा जाता है उनके रिलीजन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला था। तो गांधी जी समझे कि कहीं ना कहीं ये इशू हम लोग के बहुत काम आएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। और रूमर्स फैल गया कि बहुत गलत किया जाएगा, अभी बहुत कुछ किया जाएगा ऑटोमन एम्पायर पे। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा किसको कहते हैं, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। टू डिफीट द खलीफास टेम्परल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990। खिलाफत कमेटी कब बनाया गया,
1919 को वो कहाँ पे, बॉम्बे, अच्छा से याद रखना है। खिलाफत कमेटी कब, मार्च 1919 में कहाँ किया था, बनाया गया था, बॉम्बे में। खिलाफत मूवमेंट कब बनाया गया था, 1919 में। और इसी को लेकर के महात्मा गांधी नॉन वायलेंट सत्याग्रह, ये खिलाफत मूवमेंट को भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में जाकर के इस खिलाफत के साथ। तो अभी हम लोग खिलाफत इश्यू पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और आगे जानते हैं। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उस समय इंडिया में जो दो फेमस मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। बेगन डिस्कसिंग द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। वो लोग डिस्कस किए महात्मा गांधी के साथ, क्या एक बहुत बड़ा लेवल तक अंग्रेज के खिलाफ क्या मूवमेंट उठाया जा सकता है। और अच्छा से हम लोग को याद रखना है कौन था उस समय का फेमस लीडर, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों को अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। गांधी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। ये गांधी जी को एक अच्छा अवसर दिखा है कि एक अम्ब्रेला का मतलब कि एक छत्ता के नीचे दोनों को, सब किसी को लाया जाए और इस मूवमेंट को एक साथ और एक बहुत बलपूर्वक अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। ये कहने का कलकत्ता सेशन में गांधी जी क्या किए, हिंदू को और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन लोगों को समझाए और ये समझे कि ये जो खिलाफत इशू है इसको कैसे बनाया जाए, एज अ स्वराज की तरह हम लोग ट्रीट किया जाए। कलकत्ता सेशन हम लोग को याद रखना है कब किया गया था, 1920। और 1919 में बॉम्बे सेशन में खिलाफत मूवमेंट के लिए ये अली ब्रदर्स मीटिंग किए थे। और सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसमें खिलाफत को सपोर्ट किया गया, किसके लिए, स्वराज के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन क्या है, गांधी जी ये क्यों इंट्रोड्यूस किए, सब कुछ जानेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।